हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, और इसका ये आज लेक्चर नंबर 26 है। इससे पहले के सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे इस बुक में, जो है आपकी इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में लास्ट टर्न पर हमने इसमें ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 6 थ्योरीज पढ़ी थी। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के बारे में, यानी कि कुछ दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं जो एनाल्जेसिक हो, एंटीपायरेटिक हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो। अब ये है क्या, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो देखो ये एजेंट्स वो होते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल तक गिरा देते हैं और हल्के थोड़े बहुत माइल्ड पेन किलर का भी वर्क करते हैं। ये एजेंट्स वो होते हैं। अब इसमें देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका पैरासीटामोल और एस्पिरिन। जो आपका पैरासीटामोल होता है वो क्या वर्क करता है, पैरासीटामोल किस लिए लिया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है पैरासीटामोल फीवर के टाइम यूज़ किया जाता है। अब बताओ कि जब आपको कभी फीवर होता है तो उसमें क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, टेम्परेचर से फीवर चेक करते हो। टेम्परेचर मतलब थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक किया जाता है। जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब क्या दी जाती है, आपको फीवर की दवाइयाँ दी जाती हैं। अब देखो ये जो दवाइयाँ होती है किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से आपको ठीक कर देती हैं। ये बॉडी का टेम्परेचर क्या कर देती हैं, नॉर्मल तक ला देती हैं और हल्के पेन किलर का भी वर्क करती हैं। तो यहाँ से हम आज डिस्कस करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। तो पैरासीटामोल के सिंथेसिस, यानी कि पैरासीटामोल किस तरह से किन किन साल्ट से मिलकर बनी होती है और किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके यूजेस तो भाई सबसे बढ़िया आपको बता ही दिए कि किस लिए यूज़ की जाती है, बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए नॉर्मल तक, और माइल्ड पेन किलर की तरह यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले पैरासीटामोल के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पैरासीटामोल होती किस तरह से, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर इसकी बिल्कुल सिंपल है। मैं यहां पर आपको पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रही हूं। यहां पर एक साइड होता है आपका OH ग्रुप प्रेजेंट, क्या आपकी बेंजीन रिंग होती है, और इससे आपका एक ग्रुप जुड़ा होता है, वो क्या है, NHCOCH3। ये होता है आपका पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर। अब आप इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम क्या लिख सकते हो, 4th पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और इस ग्रुप का आप क्या लिखोगे, नेम लिखोगे 4 हाइड्रोक्सी। ये कौन सा ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है, एनिलीन वाली स्ट्रक्चर होती है ना, एनिलीन वाली। अगर यहाँ पे ये ना होकर यहाँ पर क्या होता है, NH2, इस तरह से सिर्फ NH2, तो क्या होता है, ये एनिलीन होता है ना। तो इसलिए हमने इसका नेम क्या रखा है, इसका नेम यहाँ से बन जाएगा एसिटल एनालाइड, एसिट एनालाइड। ठीक, ये हो गया इसका यहाँ से नेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो, आगे इसके सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपका ये बनाया जा सकता है। बनाने का तरीका इसका बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप वाला क्या मिलाओगे, इसमें फिनॉल मिलाओगे। तो यानी कि इस पे पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलाना है इसमें पहले आपको, यानी कि अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस। क्या देखेंगे, सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस में आप किससे प्रिपेयर करोगे, ये OH ग्रुप, और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होगा, NO2 ग्रुप। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको इसका रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन करना है। किसका सिंथेसिस कर रहे हैं, पैरासीटामोल का सिंथेसिस कर रहे हैं। रिडक्शन करो, 6H ले लो, 6H लेकर रिडक्शन करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2H इधर आ जाएंगे और बचे 4H H2O के साथ रिमूव हो जाएंगे, -2H2O, ये हो गए आपके अलग। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका OH, ये आपका बेंजीन रिंग ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है,
ये बन गया यहाँ से आपका पैरा अमीनोफिनॉल, ये था आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो है इसलिए पैरा बोला है आपको, और यहाँ पर अमीनोफिनॉल। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद आपको इसका करना है एसिटिलेशन, एसिटिलेशन करो इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड लो और ग्लेशियल एसिटिक एसिड लो, क्या होता है आपका यहाँ से ये एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 CO का ट्वाइस O, मैं इसको खोल करके इस तरह से लिख सकती हूँ CH3 CO, यहाँ पर O और ये वाला आपका CH3 CO ग्रुप। अब आपको ये जाना पहचाना से लग गया होगा, यहाँ पर बेटा क्या होता है, एक बॉन्ड डिसोसिएट होता है, जिसमें जो बॉन्ड डिसोसिएट होता है वो एक हाइड्रोजन लेके फुर हो जाता है और बाकी बचा हुआ ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। और क्या मिलाओगे इसमें, और आपको मिलाना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो आपका होता है CH3COOH। बेटा इसका एक और कॉमन नेम होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का, यानी कि CH3COOH का, वो नेम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर बताया, एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा और यहाँ क्या चला जाएगा, यहाँ से एक H, यहाँ से मान लो एक H किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा और ये CO ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा OH, ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपके इसके बॉन्ड्स, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा NH, एक H तो हमने इसके साथ भेज दिया ना, ये रहा यहाँ पर, ये रहा एक H, और ये कौन सा ग्रुप बचा CO CH3, ये कहाँ जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। क्या बताओ आप मुझे देखकर यहाँ से, क्या आपका पैरासीटामोल फाइंड हो गया, यहाँ से पैरासीटामोल बन गया, बिल्कुल बन गया। लेकिन ये पैरासीटामोल बनता है बेटा आपकी इम्प्योर फॉर्म में। कैसी फॉर्म में बनता है, इम्प्योर फॉर्म में। अब इसे प्योर फॉर्म में कैसे करेंगे बेटा, ये प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई कैसे करोगे, मिक्सचर लोगे वाटर का और एथेनॉल का, ये पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगी कि इसमें आप क्या करोगे, इस मिक्सचर को प्योरीफाई करो, इस इम्प्योर मिक्सचर को प्योरीफाई करोगे वाटर और एथेनॉल का 1:1। 1:1 किस तरह से, मान लो अगर 1 लीटर वाटर लिया है तो 1 लीटर ही आपको क्या लेनी होगी, एथेनॉल लेनी होगी। दोनों की क्वांटिटी क्या रखनी होगी, इक्वल रखनी होगी, ठीक है। उसके मिक्सचर में मिलाओगे, ये जो पूरा प्योरिफिकेशन वाला मेथड होता है ये रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी फिर क्या होगा, प्योर पैरासीटामोल आपको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहां से क्या कर लो बेटा, ये स्टेप्स को नोट डाउन करो और फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन वाला पॉइंट लिखेंगे। लिखो इसमें दिस इम्प्योर मिक्सचर, या दिस मिक्सचर कह लीजिए, दिस मिक्सचर is purified by the recrystallization from a water ratio एथेनॉल मिक्सचर, ठीक है। और क्या रेशो लेंगे बेटा, 1:1 लिया जाएगा, 1:1 का अनुपात इनके बीच लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, आप इसके यूजेस लिख सकते हो। यूजेस में आपका क्या आ जाएगा, इट इज यूज्ड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू द नॉर्मल। क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल तक गिरा देता है और एक माइल्ड पेन किलर का वर्क करता है। तो ये आप लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड, चलो लिख ही लो इसमें, इट इज यूज्ड टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल। कहाँ तक लेकर जाएगा, नॉर्मल तक लेकर जाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बताओ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात आप मुझे बताओगे कि कितना होता है, ठीक है। और क्या यूज है इसका, कि ये एक माइल्ड पेन किलर का भी वर्क करता है। इट इज यूज्ड एज अ माइल्ड पेन किलर, ठीक है।
ये हो गया आपका पैरासीटामोल। अब इसके बाद दूसरी मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ, एस्प्रिन के बारे में, कि एस्प्रिन किस तरह से बनाई जा सकती है और क्या क्या यूजेस हैं। बेटा यूज तो इसके बिल्कुल यही रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि बेटा आपका एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट में दो दवाइयां वर्क करती हैं जो आपकी मोस्ट कॉमन है, जो यूज की जाती हैं, जो केमिस्ट की शॉप से आपको कहीं से भी मिल सकती हैं। ठीक है, एक पैरासीटामोल और एक एस्प्रिन। पैरासीटामोल कर लिया, एस्प्रिन भी इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से इसका सिंथेसिस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और यूजेस में आप इसमें यही ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर एस्प्रिन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा अब इसमें आगे एस्प्रिन लिखा है। एस्प्रिन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? इसमें आपकी ये स्ट्रक्चर जो होती है कुछ कुछ सैलिसाइलिक एसिड की तरह दिखती है। किसकी तरह दिखती है? सैलिसाइलिक एसिड की तरह। यहां पर आपके बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ये हो गया आपके पाई बॉन्ड। अब यहां पर होता है आपका COOH ग्रुप। अब सैलिसाइलिक एसिड में यहां पर भी OH ग्रुप होता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? एस्प्रिन की बात कर रहे हैं। तो एस्प्रिन में आपका यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर आपका प्रेजेंट होता है OCOCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या आप मुझे इसका नेम बता सकते हो? इसका नेम मैं आपको बताती हूं। ये क्या है आपका? ये इतना है आपका सैलिसाइलिक एसिड, और ये कौन सा ग्रुप है? एसीटेट ग्रुप है। तो यहां से इसका नेम हो सकता है सैलिसाइलिक एसिड एसीटेट। क्या हो सकता है? सैलिसाइलिक एसिड एसीटेट। सैलिसिलिक एसिड एसिड एसीटेट। ठीक है, और क्या नेम हो सकता है इसका? और वहीं आप इसकी पोजीशन कर दो, ऑर्थो एसीटेट सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑर्थो एसिलेट सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ये भी क्या है? L है। ठीक है, और क्या नेम हो सकता है इसका? आप ये मेन ग्रुप मान के क्या मान सकते हो? उस वाले को साइड चेन के तौर पे मान सकते हो। और एक नाम बन सकता है इसका, क्या है वो? ऑर्थो एसिटल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसके 3 नाम हो गए। देखो, एक तो ये हो गया, और करके लिख लो, और करके क्या बताया अभी आपको? नेम बताया यहाँ से। इसके नंबर बता सकते हो, पोजीशन बता सकते हो। देखो 1 2 3 4 इस तरह से भी काउंट कर सकते हो। जब आप ये ग्रुप मानोगे तो 1 2 3 4 बेंजीन रिंग इसी तरह से काउंट होती है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? ये ग्रुप मान सकते हो। यहाँ से काउंट करोगे तो 2 पोजीशन पर आपका क्या प्रेजेंट होगा? एसिटल ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। एसिटल ऑक्सी जो ग्रुप प्रेजेंट होगा, फिर उसके बेसिस पर आप क्या मान सकते हो? इसको बता सकते हो आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एसिटल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। यहां से मानोगे, काउंट करोगे 1 2 और बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड आपका यहां से ये मेन ग्रुप आ जाएगा, और इसको मानोगे 1 2 इस तरह से 2 पोजीशन पर एसिटल ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या करेंगे? इसका सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस बेटा इसका बहुत आसान है, 1 से 2 स्टेप में आपका यहां से सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो किस तरह से बनाया जा सकता है ये। यहां से आप इसको प्रिपेयर करोगे सैलिसाइलिक एसिड से। सिंथेसिस देखोगे, यहां लो सैलिसाइलिक एसिड, ये रहा आपका सैलिसाइलिक एसिड है। यहां पर आपका क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर आपका COOH ग्रुप और यहां पर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। चाहे तो बॉन्ड इस तरह से बना लो, ये आपका यहां पर। ठीक है, और यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आपको इसमें करनी पड़ेगी एक छोटी सी रिएक्शन। यहाँ पर आप एसिटिलेशन रिएक्शन करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। यानी कि आपको यहाँ से क्या मिलाना है? एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाना है, यानी कि CH3CO का ट्वाइस O मिलाओगे, और प्रेजेंस किसकी लोगे? यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस लोगे। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या होगा? जैसे आपकी रिएक्शन हमने पहले की थी पैरासीटामोल के अंदर, ठीक इसी तरह से इसमें भी रिएक्शन होगी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इसको इस तरह से खोल कर लिख सकते हो CH3CO
CH3CO और ये ऑक्सीजन। आप देखना ध्यान से बेटा, ये वाला जो H है एक बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा और ये वाला H इसके साथ चला जाएगा और ये CO ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। इधर लिख दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा एस्प्रिन। बनाना, खुद बनाकर देखना फिर इसको, ठीक है। यहाँ पर विजिबल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ये हो गया आपका यहाँ से कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट हो गया आपका, यहाँ से इसकी प्रेजेंस लेनी है और यहाँ से आपका क्या बनेगा, एस्प्रिन आपका यहाँ से बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब दिख रहा है ये हो गया आपका COOH ग्रुप। H आपका इसके साथ चला गया और यहाँ पर आपका क्या बच गया, O, ये वाला COCH3 यहाँ जुड़ गया। और रिमूव क्या होगा बेटा, इसमें रिमूव आपका होगा CH3COOH आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये बन गया आपका यहाँ से एस्प्रिन। और इसी की तरह से आप इसके क्या लिख सकते हो, यूजेस लिख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये भी आपकी किस फॉर्म में प्राप्त होता है, फाइंड होता है, ये भी बेटा आपकी इम्प्योर फॉर्म में प्राप्त होता है। और यहाँ से आप क्या करोगे, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन मैथड करोगे इसमें। और रिक्रिस्टलाइजेशन मैथड इसका किया जाता है एसिटिक एसिड के बेंजीन मिक्सचर और वाटर के साथ। और इसमें रेशो कितना लिया जाता है, वही जो अब तक लेते आए हैं, तो वो रिक्रिस्टलाइजेशन भी लिखेंगे। पहले आप इस स्टेप को लिख लीजिए बेटा, ये इसके नेम है, मैं पार्टीशन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये लिखो पहले, अब इसको छोड़ देना, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये अब रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है इसमें। दिस प्रोडक्ट इज रिक्रिस्टलाइड, या फिर क्या लिख सकते हो, दिस प्रोडक्ट इज प्योरिफाइड बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन। फ्रॉम लिख सकते हो, बाय लिख सकते हो, जो मर्जी वो लिख लोगे। यहाँ पर क्या है, बेंजीन मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का बेंजीन मिक्सचर लिया जाता है और वाटर। और इनका रेशो कितना लिया जाता है, 1:1 के इसमें अनुपात लोगे, यानी कि अगर 1 लीटर लोगे क्या एसिटिक एसिड बेंजीन मिक्सचर का, तो 1 लीटर ही आपको वाटर लेना होगा। सेम यहाँ पर आपको रेशो रखना है दोनों चीज़ों का। और फिर आपका यहाँ से प्योर एस्प्रिन फाइंड होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। यूजेस में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, वही आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल और माइल्ड पेन किलर का वर्क करता है। अब इसमें आगे है, ये वाला टॉपिक तो हो गया कंप्लीट, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स का। अब इसके बाद है इसमें एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या, कौन सी दवाइयाँ होती है, कौन से साल्ट उसमें यूज किए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनका सिंथेसिस देखेंगे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, उसका सिंथेसिस थोड़ा सा बड़ा है एंटीबायोटिक का। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फटाफट से नोट करो, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी एंटीबायोटिक्स का और फिर सीधा सिंथेसिस की तरफ चलेंगे। देखो अब इसमें ये है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो टर्म है सबसे पहले विल्यूमिन के थ्रू 1889 में दी गई थी। किसके लिए दी थी इन्होंने, टू डिफाइन द एक्टिव कंपाउंड फॉर प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक। एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन द एक्टिव कंपाउंड, रिस्पॉन्सिबल आना चाहिए, टू डिफाइन द एक्टिव कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल, लिख लो इसमें ऐड कर लो, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक, की जो आपके एंटीबायोटिक प्रोसेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ये टर्म दी थी किसने, विल्यूमिन के थ्रू दी गई थी। अब इसमें एक और साइंटिस्ट ऐड हुए, केमिस्ट ऐड हुए, वो कौन थे, वॉक्समैन। उनके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट दिया गया जो किसके लिए था, एंटीबायोटिक एजेंट्स के लिए था। अब देखो एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस, एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। which has the capacity to destroying the growth of other microorganism। और ये आपका एंटीबायोटिक सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डिस्ट्रॉय करना या उसकी ग्रोथ को रोक देने के काबिल होता है। समझ में आ गया कि जो आपके एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस हुए और अपने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के वो बाकी सबकी ग्रोथ को रोकने की कैपेसिटी रखते हैं। अब आगे देखो कि आपके जो एंटीबायोटिक होते हैं 4 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। पहला है इसमें पेनिसिलिन, दूसरा है इसमें अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, और तीसरा है इसमें क्लोरमफेनिकोल, और चौथा है इसमें टेट्रा
साइसिलिन्स। अब देखो ये 4 है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, इसमें थर्ड वाला दिया हुआ है, सिर्फ क्लोरमफेनिकॉल दिया हुआ है। तो अब हम क्लोरमफेनिकॉल के सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि ये जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई है कितनी कितनी कंज्यूम कर सकते हो, मतलब एक दिन में कितनी आप ले सकते हो, नॉर्मली जो ली जाती है या फिर जो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर उसके बाद हम चलते हैं आपके क्लोरमफेनिकॉल के सिंथेसिस की तरफ। देखो अब इसमें आगे क्लोरमफेनिकॉल लिया है और उसका सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस किस तरह से बनाया जा सकता है, यानी कि किस तरह से कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करोगे। जैसे उसमें हमने लास्ट वाले एस्पिरिन में सैलिसाइलिक एसिड लिया था। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, ये इसको बनाना भी बेटा बहुत आसान है। स्टेप ज़्यादा बेशक हो सकते हैं, कम से कम 6 से 7 स्टेप हैं इसमें, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बनाना बहुत आसान है। देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको लेना है पैरा नाइट्रो एसीटोफिनॉल। मैं नाम बता रही हूँ लेकिन लिखूंगी नहीं, वो लिखोगे आप। यहाँ पर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक बेटा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नाम कैसे हैं, छोटे हैं। क्या आप पैरा नाम नहीं लिख सकते, नाइट्रो NITRO नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। एक लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आएगी नहीं, वरना वो हमेशा के लिए वीकनेस ही बनी रह जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर पैरा नाइट्रो एसीटोफिनॉल लिखेंगे। एसीटोफिनॉल और पैरा पोजीशन पर इसमें क्या जोड़ना है, आपने नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, यानी कि NO2 ग्रुप जोड़ोगे। NO2 यहां से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और यहां पर आपको कौन सा ग्रुप जोड़ना है, एसीटोफिनॉल COCH3। और यहां पर बेंजीन में आपके क्या है, बॉन्ड्स, ठीक है। अब आपको इसका करना है ब्रोमिनेशन। क्या करोगे, ब्रोमिनेशन, यानी कि Br2 मिलाओगे। जब आप इसमें Br2 मिलाओगे तो यहां से आपका क्या होगा, एक H HBr के साथ रिमूव और Br यहाँ पर आपका आकर जुड़ जाएगा। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका NO2 ग्रुप ऐसे का ऐसे ही, ये आपकी यहाँ से बेंजीन रिंग ऐसे कैसे ही, यहाँ पर आपका COCH2Br और ये बॉन्ड्स। यहाँ से क्या बन गया ये बेटा, यहाँ से आपका बना है ये पैरा नाइट्रो फेनिसिल ब्रोमाइड, पैरा नाइट्रो फेनिसिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद यहाँ से आपको मिलाना है इसमें हेक्सामीन टेट्रामीन। हेक्सामीन टेट्रामीन क्या मिलाओगे, एक तो इसमें आप मिला सकते हो हेक्सामीन टेट्रामीन, यानी कि CH2 का 6 N4। और दूसरा क्या मिला सकते हो, दूसरा आप इसमें मिला सकते हो HCl के साथ। क्या मिलाओगे HCl के साथ मिलाओगे C2H5OH। HCl या C2H5OH। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा बेटा, बिल्कुल आसान है। क्या आसान है, आपका जो ये Br ग्रुप है ना, ये Br ग्रुप जगह बदल देगा। Br ग्रुप जगह बदल देगा, कैसे, इसको रिप्लेस किया जाएगा और रिप्लेस करके इसकी पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, NO2 नाम मैं आपको सारों के बाद में बता दूंगी, पहले इसमें थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिंथेसिस देख लेते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। यहाँ पर आपका हो जाएगा COCH2 और यहाँ पर फिर आ गया आपका NH2, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एसिटिलेशन करोगे। एसिटिलेशन किसकी प्रेजेंस में करते हो बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो। यहाँ पर आप क्या लोगे, CH3CO का ट्वाइस O। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको खोल कर लिख सकते हो, यहाँ से CH3CO, ये आपका ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका ये जो आपका यहाँ से एक H है, एक H निकल जाएगा और इसके साथ चला जाएगा और बाकी ये ग्रुप आपका यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा, CH3COOH आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, NO2। यहाँ पर कौन जुड़ा है इससे, NO2 से बेटा आपकी बेंजीन जुड़ी है। ये बेंजीन थोड़ी ठीक से बनाओ। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे क्या है बेटा, आपका CO है और ये क्या है, CH2 है। यहाँ पे जगह कम रह गई है और यहाँ पर आपका क्या है, NH
और यहाँ पर कौन ग्रुप जुड़ेगा बेटा, ये COCH3, ठीक। यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या हो गया, CH3CO का ट्वाइस O, एसिटिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, इसके बाद आपको इसमें मिलाना है, या तो क्या मिलाओगे, HCHO मिलाओगे पहले तो, और दूसरी बरके में क्या मिला सकते हो, इसमें मिला सकते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ये ग्रुप तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इस ग्रुप पर यहाँ पर आपका आकर जुड़ जाएगा, ये आपने जो क्या मिलाया है इसमें HCHO मिलाया है, ये आपका यहाँ पर इस पे आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से NO2 दिख रहा है, यहाँ पर आपका बेंजीन। बेटा थोड़ा सा समझना, रिएक्शन बड़ी है, स्पेस इतना नहीं है, तो यहाँ पर ये आपके बॉन्ड, यहाँ पर आपका क्या जुड़ा है, ये वाला CO ग्रुप है, यहाँ पर फिर CH है, CH एक साइड क्या जुड़ा है बेटा, मैंने आपका एक H यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, NH CO CH3, और दूसरा क्या जुड़ जाएगा यहाँ से, HCHO COCH3। यहाँ पर क्या लिखा है, पहले आप लिखोगे इसमें HCHO, दूसरे स्टेप में आप क्या मिलाओगे, एक्वस सॉल्यूशन मिलाओगे Na2CO3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, आपको इसमें मिलाना है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, नाम बता रही हूँ, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, यानी कि ये क्या होता है, CH3 का ट्वाइस CHO, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में बाहर क्या है, Al, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, बेटा, इसके बाद आपका यहाँ से क्या होना है, यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी चीज होगी, क्या होगी वो, यहाँ से आपकी इसकी D और L फॉर्म बन जाएगी। D और L फॉर्म कैसे बेटा, यहाँ पर आपका क्या है, O है ना खाली, यहाँ पर आपके O के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, HOH आपका यहाँ पर बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, ये स्टेप में लिख रही हूँ इधर, ठीक है। ये बन जाएगा आपका NO2, ये वाला ऐसे का ऐसी, ये आपकी बेंजीन रिंग, और ये यहाँ पर आपका C, अभी ऐसे लिखा है CH, इसके बाद NH CO CH3, यहाँ पर CH2OH, इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर CH2OH लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपका यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी CH2OH लिखो, क्या लिखोगे, CH2OH। अब यहाँ पर CH2OH कैसे हो गया, आपका ये फॉर्मिक एसिड तो था ही, यहाँ से एक H निकला, वो इसमें जोड़ देना, इस तरह से मानकर चल लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसके बाद आपका यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से HOH, क्या बनेगा, HOH बनेगा आपका यहाँ से। और फिर क्या करोगे, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से होगा हाइड्रोलिसिस HCl के साथ, हाइड्रोलिसिस करोगे HCl के साथ, करो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस HCl, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, जब आप यहाँ से HCl में लाओगे तो यहाँ से आपका CH3COCl रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर आपका NH2 बन जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NO2, ये आपकी बेंजीन रिंग। अभी भी और स्टेप्स हैं इसमें, ठीक है बेटा, एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पर आगे देखो क्या बनेगा, ये C, ये H, ये OH, यहाँ पर आपका CH, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, NH2 ग्रुप आएगा, और फिर नीचे वाला ग्रुप आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये हो गया CH2OH, ठीक है। दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा भाई, ये कैसे होगा, यहाँ से CH, ये हो गया NH2, अब विजिबल है, नहीं विजिबल, चलो इसको आगे करेंगे। पहले आप क्या करो, इतने का स्क्रीनशॉट लो, इतने को नोट करो। देखो अब यहाँ पर क्या करोगे बेटा, आपका यहाँ से क्या करोगे, HCl अभी बताया, CH3COCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा। करो,
ये आपका बेंजीन रिंग। इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी आपको क्या बतानी है, इनकी डोजेस भी बतानी है ना, कि कौन सा आपका दवाई कितने डोज लिया जा सकता है, एक टाइम में कितनी ले सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया CHOH, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा CH, बेटा यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप रहेगा और यहाँ पर CH2OH ग्रुप रहेगा और यहाँ पर आपका NO2 रहेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एक स्टेप और होएगा। क्या है वो स्टेप, इसमें आपको मिलाना है डाइक्लोरो मिथाइल एसिलेट मिलाना है, डाइक्लोरो मिथाइल एसिलेट। एसिलेट क्या होगा बताओ, अरे नाम में भी था, किसके नाम में, एस्प्रिन के नेम में था ना। एसिलेट होगा बेटा आपका CH3, क्या होगा CH3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या होगा, आगे आपको करना है यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन किस तरह से होगी देखो बताती हूँ। अभी ये आपका जो ये है CH3CO ग्रुप, इसके एक H के साथ CH3OH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और बाकी बचा हुआ ग्रुप आपका यहाँ जुड़ जाएगा। ये क्या बन जाएगा O2N NO2, यहाँ आपका बेंजीन। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको यहाँ से करना है सिंपल सा, आपको जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, ये H, ये OH आपका, ये CH है और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा NH, और क्या जोड़ोगे, ये CO CH Cl2 आपका किसके साथ जुड़ जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाएगा NH की जगह पर। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा NHCO CH Cl2 और ये आपका CH2OH। ये है आपका क्लोरम फेनिकॉल। बेटा ये जो आपका यूज किया जाता है, ये टाइफाइड फीवर के लिए यूज किया जाता है। मैं यूजेस बोल रही हूँ इसके, आप यूजेस लिखेंगे। टाइफाइड फीवर के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब तीनों की डोजेस के बारे में बताऊंगी। जो आपका पैरासीटामोल था, लिख लेना कहीं, नोट कर लेना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। जो आपका वो था पैरासीटामोल, पैरासीटामोल 3 से 4 टाइम ले सकते हैं। पैरासीटामोल कितना लिया जा सकता है, 3 से 4 टाइम, 3 to 4 टाइम्स पर डे एज प्रेस्क्राइब्ड। पैरासीटामोल कितना, 3 to 4 टाइम्स पर डे, 4 टाइम्स पर डे। जो आपका एस्प्रिन था, एस्प्रिन कितना ले सकते हो, एस्प्रिन आपका बेटा mg की फॉर्म में लिया जा सकता है। 300 से 450 या 650 mg तक भी ले सकते हो, 650 mg। 4 घंटे ले सकते हो, 4 घंटे के गैप में आप ले सकते हो, एवरी 4 आवर। बेटा जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, वो आपकी दवाइयाँ mg के तौर पे दी जाती हैं। जैसे कुछ ज़्यादा mg की होती है, कुछ कम mg की होती है, वो उसके साल्ट के बेसिस पर कि कितनी ज़्यादा mg में आप क्या कोई दवाई ले सकते हो। तो ये 300 से 650 mg तक हर 4 घंटे में आप ले सकते हो। जो आपका यहाँ से क्लोरम फेनिकॉल है, वो क्लोरम फेनिकॉल जो है आपका 500 mg ले सकता है कोई भी अडल्ट। बच्चे के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, अडल्ट इंसान के लिए, जैसे आप हो रहे हो, हम हैं, ये आप क्या ले सकते हैं, हर 6 घंटे में ये आपका क्लोरम फेनिकॉल लिया जा सकता है। क्लोरम फेनिकॉल का यूज़ क्या बताया था, टाइफाइड फीवर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो आई और स्किन इन्फेक्शन होते हैं ना, उसमें भी ये यूज़ किया जा सकता है, आई और स्किन इन्फेक्शन के अंदर भी। ठीक है बेटा, आपके यहाँ से एंटीबायोटिक वाला और ये आपका ये जो पैरासीटामोल और एस्प्रिन वाला टॉपिक था, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस इतना ही, आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। किसी भी चीज़ से क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर करना। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।